नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। राजस्थान में बचे घमासान का हल सियासी तौर पर नहीं निकल पाया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। लेकिन अब स्पीकर की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से मामला और पेचीदा हो गया है। फिलहाल स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जल्द सुनवाई से इनकार और पायरेट गुट के कैविएट से मामले के लंबे खिंचने के आसार हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल क्यों उठाए। क्या स्पीकर की कार्यवाही पर हाईकोर्ट का स्टे असंवैधानिक है? दरअसल राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जब सचिन पायलट खेमे के विधायकों को नोटिस थमाया तो हाईकोर्ट ने स्पीकर को भी कार्रवाई करने से 24 जुलाई तक रोक दिया। स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें किहोतो होलोहन मामले का उल्लंघन बताया है। स्पीकर जोशी ने याचिका में कहा है कि केवल नोटिस पर हाईकोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, वो तभी कार्रवाई कर सकता है जब स्पीकर कोई फैसला सुनाएगा। लेकिन केवल स्पीकर के नोटिस पर ही रोक लगा देने के आदेश से अब सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हाईकोर्ट का स्टे असंवैधानिक है? सवाल ये। अगले आधे घंटे आज हम इसी विषय से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जयपुर में स्वराज एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राखी राठौर भी जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, स्पीकर सीपी जोशी का पॉइंट ये है कि हाईकोर्ट स्टे नहीं लगा सकता, वो उसे असंवैधानिक बता रहे हैं। एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट आपको उनके पॉइंट में कितना दम लगता है, क्या मानते हैं आप? देखिए, जो 10th शेड्यूल में जो भी स्पीकर डिसाइड करता है वो डिसीजन इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि वो जुडिशियल रिव्यूज का नहीं हो सकता। लेकिन क्योतो होलो में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक विंडो निकाला है कि स्पीकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरिम ऑर्डर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, फाइनल ऑर्डर जब पास करेगा तो स्पीकर के एक्शन को आप चैलेंज कर सकते हैं। इन रिट कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको देख सकता है। तो इसलिए हाईकोर्ट का इंटरवेंशन एट दिस स्टेज मेरे हिसाब से बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज अभी स्पीकर ने डिसीजन भी नहीं लिया है। अगर स्पीकर का डिसीजन जब आएगा उसके बाद ही ये कोई कार्रवाई की जा सकती है। और अगर आप 10th शेड्यूल देखिए तो उसमें वन ऑफ द ग्राउंड फॉर यूजिंग 10th शेड्यूल इज कि आपने वॉलंटियरली पार्टी को छोड़ दिया है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि वॉलंटरी छोड़ना कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो, तो आपके कंडक्ट से भी कहा जा सकता है कि छोड़ दिया। तो इसलिए वो इम्प्लाइड छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है वो डिसीजन स्पीकर के दे सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से इस समय इनका हाईकोर्ट जाना बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हाईकोर्ट को इस समय कोई भी इंटरिम ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। और ये 5 जजेस की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसको हाईकोर्ट मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल उल्लंघन कर रहा है इसको एंटरटेन करके। तो अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस देता है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपने काफी बड़ी बात ये कही है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक दिख रहा है जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला प्रशांत जी पहुंच चुका है। आज 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं इस मामले में कि एक तो अर्जेंट सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, दूसरा ये कि कैविएट सचिन पायलट गुट की तरफ से लगा दी गई है, ये कहते हुए कि पहले आप हमारा पक्ष सुने उसके बाद ही फैसला दें। मुझे ये बताइए, अगर कोई अर्जेंसी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही है इस वक्त पर, 2 दिन बाद तो वैसे ही फैसला आना है। देखिए, जैसा सिंह साहब कह रहे थे और तमाम सारे कानूनविदों की राय यही है और कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कई फैसलों में ये सेटल्ड लॉ हो चुका है कि जो डिसमिसल में मेंबर्स के या एंटी डिफेक्शन लॉ में जो डिस्क्वालिफिकेशन में स्पीकर की जो शक्तियां हैं संविधान के आधारित, वो सुप्रीम कोर्ट उसको अंडरलाइन कई बार कर चुका है। दूसरी देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हाई कोर्ट इसमें कोई इंटरवीन करता है, जो कि मेंटेनेबल नहीं है, मैं भी मानता हूं कि मेंटेनेबल नहीं है ये अभी, लेकिन अगर हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करता भी है और स्पीकर के अधिकार पे वो कोई जो है बंदिश लगाता है, तो ये देश भर के सारी विधानसभाओं के स्पीकर पर लागू होगा और लोकसभा के स्पीकर के पे भी लागू होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है जी। और आपको याद दिला दें कि अभी पिछले महीने मणिपुर में स्पीकर खेमचंद ने 3 कांग्रेस के एमएलए को डिसमिस किया और एक तृणमूल कांग्रेस के
जिसकी वजह से बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट राज्यसभा के वो में 28 वोट से जीत गए। जी। तो इस तरीके के जितने फैसले स्पीकर्स ने लिए हैं वो सब नलीफाई होंगे। हाँ। अगर ऐसा कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर लेता है स्पीकर की शक्तियों के आधार पर, तो बीजेपी को इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है प्रशांत जी, आप ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन देगा वो भी एक नजीर साबित होगा और हो सकता है बीजेपी को मुक्की भी खानी पड़े। लेकिन सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन देगा कब? ये अब तो लेट हो रहा है ना संजय जी, 2 दिन बाद तो वैसे ही फैसला आना है। क्या ये सवाल स्पीकर से भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब हाईकोर्ट ने आपको पहले ही स्टे लगा दिया था तब आप क्यों नहीं गए? जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया तब आपको 2 दिन पहले ही इस बात की याद आ रही है कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये टू लेट मूव नहीं हो गया क्या स्पीकर का? मनु, आपने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए हैं, क्योंकि यही मैं 2 चीज़ें विकास सिंह जी से जानना चाहता था कि जो स्पीकर ने जो चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में वो क्वा टीमेट के बेसिस पे किया है कि अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है और उसके पहले ही उन्होंने चैलेंज किया है, तो उन्होंने भी हाई कोर्ट में उसी बेसिस पे चैलेंज किया था। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है या उनके जो नोटिस को जो चैलेंज किया है वो प्रीमेच्योर है, और दूसरी तरफ आपने भी जो चैलेंज किया है इसको सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन आने के पहले किया है। तो ये कैसे हो सकता है? और दूसरा, क्या ऐसा नहीं था कि जो आपने बात कही है कि ये जब अगर चैलेंज करना था तो वो पहले जब पिटीशन फाइल हुई थी उसी वक्त करते, बजाय इसके कि अब कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इस पे हमको विकास सिंह जी से थोड़ा वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, विकास जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन राखी जी को इस बीच में लाना चाहूंगी। काफी देर से बीजेपी की नेता इंतजार कर रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका क्या स्टैंड है? राजस्थान का सियासी संग्राम तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, स्पीकर तो कह रहे हैं कि भाई नोटिस देने से तो मुझे नहीं रोक सकता कोर्ट। जी अनुराग जी, मैं आपकी एक बात पर आऊंगी। सबसे पहले कि आपने कहा कि बीजेपी को मुंह की ना खानी पड़े, जैसा कि मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि बीजेपी इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। एक पायलट ग्रुप और एक अशोक गहलोत ग्रुप के बीच में ये सारा इशू चल रहा है। और हमारी टिप्पणी नहीं थी, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, उनका ये एनालाइज था। हाँ नहीं, एनालाइज देखिए क्या है, बीजेपी इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, ये बात 100% है। इनके संगठन के अंदर 2 डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से ये सारा इशू हुआ है। जहां तक मैम जैसा कि विकास जी ने कहा, जैसे संजय जी ने कहा, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन एक छोटी सी बात एज अ लेमैन मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से 14 तारीख को शाम को नोटिस इशू होते हैं, 17 तक का टाइम दिया जाता है, रात को चस्पा किए जाते हैं नोटिस, तो एज अ लेमैन एक डाउट तो होता ही है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं भेदभाव वाला रवैया स्पीकर महोदय का, जिनके पास में कि हमारी एक याचिका लंबित है जिसमें बीएसपी से हमने कांग्रेस के अंदर जो विलय हुए हैं हमारे ये विधायक, उसकी बातचीत है, तो उस पे एक्शन ना लेकर के इस पे इतना फास्ट एक्शन लेना कहीं ना कहीं एक डाउट जरूर क्रिएट करता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अगर इसे लिया है तो एज अ लेमैन यही समझते हैं कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने खुद ने ही ऐसा कंट्रोवर्शियल काम कर दिया कि उनको अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कि क्या करना चाहते हैं, जाना तो आपका कहना है कि हर पक्ष का अधिकार है कोर्ट जाए, और ऐसा करके सचिन पायलट गुट ने भी सही किया है, और स्पीकर की कार्रवाई आपको भी भेदभावपूर्ण लगती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। विकास जी यहाँ पर जानना चाह रहे थे हमारे रेजिडेंट जो एडिटर हैं संजय बोरा कि आखिरकार स्पीकर भी आप चैलेंज कर रहे हैं हाईकोर्ट के स्टे को, तो क्या ये एक तरफ वो कहते हैं कि ये प्रीमेच्योर था, मैंने तो सिर्फ नोटिस दिया था, फैसला आने से पहले क्या वो भी इस तरीके की चीजें नहीं शो कर रहे हैं? क्या वो फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था उन्हें? देखिए ये जो स्पीकर का जो पिटिशन है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वो इस बुनियाद पे है कि जो हाईकोर्ट का पिटिशन है उसमें हाईकोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसलिए अगर हाईकोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो ग्राउंड वो ले सकता है कि अगर अधिकार ही नहीं है डिसाइड करने का, तो वो क्यों इस पिटिशन को एंटरटेन कर रहा है और इसकी इतनी सुनवाई क्यों कर रहा है। लेकिन इस सारे मामले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू उठ के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट जजमेंट में कहा है कि इस तरह का जो 10th शेड्यूल का जो डिसीजन है ये हमेशा एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के पास होना चाहिए। स्पीकर जो है बड़ा इंटरेस्टेड पार्टी होता है, वो एक उसी गवर्नमेंट का, उसी पार्टी का एक आदमी होता है, और अकॉर्डिंगली ज्यादातर हमने देखा है कि स्पीकर निष्पक्ष तरीके से अपना वो व्यवहार नहीं कर पाता। जैसा इन्होंने बीजेपी की जो प्रवक्ता ने भी कहा
कि अगर कोई पहले से एक डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग था और उसमें आपने कार्रवाई नहीं की थी और दूसरे डिस्क्वालिफिकेशन में आपने बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप पे उठते हैं। इसीलिए ये एक कानूनी तब्दीली जरूरी है और मैं मानता हूं कि सारे पार्टीज मिलके ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि आगे से जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन होगा वो एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल में होगा जो समान तरीके से सारे डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को एक तरीके से करेंगे। लेकिन सब कुछ कहने के बावजूद अल्टीमेटली हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो आज का कानून तय यही है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का कानून तय, चाहे प्रोसीजरल लैप्स हो चाहे नहीं हो, लेकिन हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। और अगर चूंकि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हाईकोर्ट में सुनवाई हो किस बात की रही है। और पहले डेट पे आने में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की भाई आप उनको एक बार देख लीजिए हाईकोर्ट क्या कर रहा है, हो सकता है हाईकोर्ट रिजेक्ट ही कर दे पिटीशन। तो हाईकोर्ट चूंकि पिटीशन रिजेक्ट नहीं हुआ है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाना मेरे हिसाब से कोई उनकी गलती नहीं है। ठीक है, एक बात मुझे और बताइए, आज जो स्थिति है उसको देखकर आपको कैश फॉर वेट जो वोट केस था उसकी याद नहीं आ गई? सोमनाथ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को रिसीव ही नहीं किया था, ये कहते हुए कि ये तो मेरा अधिकार है। तो क्या कुछ इसी तरह के टकराव की स्थिति सीपी जोशी के केस में आपको नजर नहीं आ रही है? देखिए, ये बड़ा ही आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। आज के दिन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भले लिखित ना हो लेकिन एक सेपरेशन ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। तो जो स्पीकर का डिसीजन, जो हाउस का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस हाउस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कोई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका एक अपना ही डिसीजन मेकिंग पावर एकदम सुप्रीम है और एक तरह से कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। इसीलिए कोर्ट को जब इंटरटेन करना चाहिए तो बड़े सोच समझ के साथ करना चाहिए क्योंकि ये अगर ये डिस्टिंक्शन छोड़ दिया तो फिर कानून व्यवस्था जो है या रूल ऑफ लॉ जो है हमारे इस देश में उस पे सवालिया निशान उठेंगे क्योंकि स्पीकर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसकी इम्यूनिटी अगर आप खत्म कर देंगे तो ये हर जगह अप्लाई करेगा। और आप ठीक ही कह रही है, जैसे सुप्रीम जो लोकसभा के स्पीकर भी है उन पे भी अप्लाई करेगा और स्टेट्स पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोर्ट्स को इन मामलों में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। संविधान में देखिए सभी के लिए सेपरेशन पावर का भी जिक्र किया गया है और टकराव की स्थिति ना हो इसीलिए किया गया है। संजय जी, वैसे न्यायपालिका या विधायिका के टकराव के बीच की कोई ये पहली बार स्थिति नहीं बनी है, इससे पहले भी इस तरीके के केसेस पहुंचे हैं कोर्ट के अंदर और ये जो अब केस पहुंचा है सीपी जोशी का, इसे कोर्ट किस तरीके से देखेगा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। और पिछले केसेस में किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस, किस तरह की नज़ीर पेश की गई है कोर्ट की तरफ से? देखिए, पहला ग्राउंड तो सीधा सा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है 92 से लेकर अब तक कि जब तक स्पीकर कोई डिसीजन नहीं लेता तब तक कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। यानी कि वो नोटिस दे सकता है, वो उसको सुनवाई कर सकता है, लेकिन जब तक वो जजमेंट ना दे तब तक उस कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद कोर्ट को उसका जजमेंट को रिव्यू करने का अधिकार है। तो ये बार बार कहा गया है। तो इस लिहाज से जो हाईकोर्ट में जो पिटीशन गई थी वो टेनेबल नहीं थी और यही मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इसी ग्राउंड पे हो सकता है कि स्पीकर को उन्होंने जो नोटिस दिया है उसको मान्यता मिले। लेकिन इसमें ये भी है कि तो 6 बसपा विधायकों वाला जो मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वाले मामले में कहा है कि ये आप इसको लंबे समय तक अनंत काल तक नहीं रख सकते और 4 वीक का टाइम दिया है स्पीकर को इस पे फैसला लेने का। और उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर आप कोई उस 4 वीक में डिसीजन ना लें तो आप हमें हमारे पास वापस आ सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो ग्रे एरिया है जो जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव के बीच का ये बहुत सा ब्लर एरिया है। इसमें कम से कम इस वाले मामले में इसकी रेमेडी मेरे ख्याल से तभी हो सकती है जबकि जो 1985 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला उसको रेस्टोर किया जाए। ये सारी प्रॉब्लम आई है 2003 के अमेंडमेंट से। उसमें जब ये 2/3 डिफेक्शन वाला या रेजिग्नेशन वाला जो मामला डाला गया उससे ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अगर वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में रेस्टोर किया जाए जो कि पहला था तो मेरे ख्याल से इतनी समस्याएं नहीं होंगी। प्रशांत जी, इसी पॉइंट को मैं लेकर आने वाली थी आपके पास, क्योंकि सीपी जोशी एक तरफ ये कह रहे हैं कि नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाई मैंने तो अभी तक फैसला दिया नहीं है, फैसले को रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार है, तो फैसला तो अभी तक मेरी तरफ से आया ही नहीं ना। तो लेकिन दूसरी तरफ पायलट गुट के पास भी तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण दलील है और इसे मजबूत ग्राउंड माना जा रहा है कि भाई फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपने नोटिस कैसे दे दिया जब हमने किसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया? ये पॉइंट क्या अब कोर्ट में नहीं उठेगा?
नहीं देखिए बिल्कुल, और ये मेंटेनेबिलिटी इसकी जो है वो सवालों के घेरे में है। हाई कोर्ट ने जो किया है, लेकिन जो स्पीकर का जो प्रेरोगेटिव है, स्पीकर का जो अधिकार क्षेत्र है, वो केवल विधानसभा के या लोकसभा के सत्र तक नहीं है। देखिए उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जैसा सिंह साहब ने ही बताया, कि वो वॉलंटरी जब छोड़ता है पार्टी कोई सदस्य, चुना हुआ सदस्य, तो वो केवल सदन के दौरान नहीं छोड़ेगा, वो और भी तरीके से वो पार्टियां छोड़ता है, और उसमें स्पीकर के विवेक को का एक गुंजाइश है वहाँ पे, और जिसको इसने इस्तेमाल किया है। दूसरी एक बात मनु जी, उससे बड़ी बात ये है कि 1985 में ये अमेंडमेंट आया राम गया राम की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए। जी। ना आया राम रुके, न गया राम रुके। चुनी हुई सरकारें गिर रही हैं, एमएलए खरीदे जा रहे हैं, रिसोर्ट में लोग जा रहे हैं, और संविधान में ये शेड्यूल 10 भी बना हुआ है। तो ये लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ बड़ा मजाक है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको क्या करें, इसमें क्या रिफॉर्म्स लाएं, कि कम से कम ये मजाक तो ना उड़े संविधान का। राखी राठौर जी, क्या इस तरीके का कोई कदम आप तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आके सोचेंगे, विचार करेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये बिल्कुल चाहती हूँ कि जनता के हित में जिस काम के लिए हमें भेजा जाता है, जिस काम के लिए एमएलएस को हम आगे भेजते हैं, उस काम के लिए उस जनता के, क्योंकि होता क्या है, एक्चुअली एक फैक्ट है कि जब हम जाते हैं सदन के अंदर तो हमारे पीछे उस पार्टी का बैकअप होता है, जिसकी वजह से हम वहां पर गए हैं, वहां पहुंच पाए हैं। और अगर हम लोग ईमानदारी से काम करें वहां पर बिना किसी इस तरह के काम के, तो नो डाउट एक बहुत अच्छा रिफॉर्म राजनीति में हो सकता है। लेकिन रिफॉर्म तो तब होगा ना जब इच्छा शक्ति सभी राजनीतिक दलों की होगी। अब देखिए जनता ने मैंडेट किसको दिया था, लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर सर? मैम, पॉलिटिक्स जो चल रही है वो रिजॉर्ट से चल रही है। आप विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने क्या किया? की जहां तक आप बात करते हैं ना मैम, राजस्थान के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। उनका ये प्रॉब्लम है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, पहली बार कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने ही स्टेट गवर्नमेंट को गिराने में लगी हुई है। आप देखिए कि जिस तरह से वर्टिकल डिवीजन वहां पर पायलट ग्रुप और अशोक गहलोत ग्रुप के बीच में हुआ है, उस डिवीजन की वजह से सारा ये इशू क्रिएट हुआ है, और ये इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए था। और मुझे लगता है अपन बहुत सारे पुराने एग्जांपल देखें तो दिखती है ये बात कि जब सेंट्रल नेतृत्व बहुत स्ट्रांग प्रदेश का होगा तो अपने आप ही मुख्यमंत्री चीजें नहीं ऑडियो आती हैं। टेप को लेकर कह रहा है फर्जी हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब इसको लेकर आप फिर क्या कहेंगी? वो तो कह रहे हैं सब कुछ हमने आप भी तो- लोग कर रहे हैं, हाँ। हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए जहां तक ऑडियो की बात है, जहां पे आपने ऑडियो की बात कही, वहां तक हमने यही कहा है कि हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। जांच के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, उसका सोर्स बताया जाए, किस तरह से उन्होंने टेपिंग करी। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि जो एसीएस होम है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि टेप हुए हैं फोन। तो जो प्रक्रिया है, जो एसओपी है, वो फॉलो नहीं करके अगर आप टेप करते हैं, और मैं तो इनफैक्ट ये कोट भी करना चाहूंगी कि राजस्थान की राजनीति में जब भी कांग्रेस जब होती है तो ऑडियो वीडियो आना तो बड़ी कॉमन सी चीज है, हर बार हमने देखा है। तो उसकी एक बार हम लोग भी चाहेंगे कि जांच हो पूरी तरह से, तब हम तैयार हैं। नहीं, ऑडियो टेप तो मैम गुजरात की राजनीति में भी अगर आप देखेंगे तो इतिहास लंबा रहा है, कर्नाटक में भी रहा है। तो सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठाने से जांच कर लीजिए, यही खत्म नहीं हो जाती हमेशा तैयार है। है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा और फिर से हम उसी टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे स्पीकर कह रहे हैं कि नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आखिरकार संविधान में किस तरह से स्पीकर की शक्तियों को डिफाइन किया गया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details contact 180030026072.
राजनीति में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास जी, मेरा सीधा सा सवाल है और बहुत सरल सवाल है, जिसको लेकर पूरी बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या नोटिस को चैलेंज किया जा सकता है जो स्पीकर की तरफ से जारी किया जाता है, या सिर्फ फैसले को ही रिव्यू कोर्ट कर सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है ब्रेक के पहले कि नोटिस को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है, और इस मामले को बिल्कुल कैटेगोरिक फाइंडिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है। लेकिन जो आज प्रॉब्लम ये आ रहा है, हर स्टेट में आ रहा है, और आप देखिए बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है सरकार को गिराने का, और आया राम गया राम चालू है बिल्कुल 10th शेड्यूल के बावजूद। 2 उसमें कमियां हैं जिसको ठीक करनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ट्राइब्यूनल होना चाहिए। दूसरा, जो डिस्क्वालिफिकेशन है आदमी का, वो डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है हाउस से। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट कर दिया, मेरे हिसाब से गलत इंटरप्रेट कर दिया, कि हाउस का मतलब कि आप दोबारा फिर अपने आप को इलेक्ट होकर के उसी हाउस में आ सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस चीज है, और सारी पार्टियों को इसको संशोधन करना चाहिए कि हाउस का मतलब है कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस रहेगा, जिसका कि 5 साल का कार्यकाल है, अगर डिसॉल्व हो गया तो दूसरी बात है, अगर 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल तक वो मेंबर जो डिस्क्वालीफाई होता है दोबारा इलेक्ट होकर दूसरी पार्टी से नहीं आ सकता है। अगर जब तक ये संशोधन नहीं लाया जाएगा, तब तक ये आपका सारा एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई माने नहीं रहा। आप रिजाइन करके निकल गए, दूसरी पार्टी ज्वाइन करके, और दोबारा आप उसी हाउस में इलेक्ट होकर के आ गए, और फिर सरकार आपने बना दी। ये मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस चीज है। ये कोई पर्पस ही नहीं सर्व होता इस तरह से इस 10th शेड्यूल का, कि आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके दोबारा उसी हाउस में घुस जाइए। तो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम दी हाउस को क्लियर करना चाहिए इनको संशोधन करके, कि हाउस मतलब जब तक वो हाउस कायम रहेगा तब तक वो हाउस में नहीं घुस सकते। प्रशांत टंडन जी, आपको लगता है कि वाकई ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? यही है मनु जी, अगर मान लीजिए कि हम आप किसी को वोट देते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं? जी, उस कैंडिडेट की विचारधारा, पॉलिसी, प्रोग्राम जो हमारे सामने लेकर आया है, और उसके विरोधी पक्ष में वो चला जाए मेरा ही वोट लेकर, तो ये तो दिन दहाड़े मेरे वोट की डकैती है, मतदाता के वोट की डकैती है खुलेआम, और इसको संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। संजय जी, और ये मजाक हो रहा है संविधान के साथ कि वो दिन दहाड़े मतदाता के वोट की जो है लूट हो रही है। हाँ, जाहिर तौर पर जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा धोखा है जो इस वक्त राजस्थान में चल रहा है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कोर्ट किस हद तक स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? देखिए, ये तो जैसा शुरू में विकास जी ने कहा था कि जो ये अमेंडमेंट हुआ था और आर्टिकल 102 है, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि इस मामले में जो स्पीकर का फैसला है वो फाइनल होगा, और जो नियम है, जो हर असेंबली को भी, जो इसका पैराग्राफ 8 है उसमें आप देखें तो रूल्स बनाने का अधिकार भी स्पीकर को दिया गया है। लेकिन 92 में बहुत से अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी कोर्ट ने अपने हाथ में ये ले लिया कि हम रिव्यू कर सकते हैं। तो अब उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, तो मेरे ख्याल से इस पे एक लार्जर डिबेट की जरूरत है, और एक बड़ी बेंच बैठ के इस मामले को वंस एंड ऑल इस मामले को सेटल किया जाए। 2 बातें मैं इसमें, एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि अभी प्रशांत जी ने जिक्र किया था, विकास जी ने जिक्र किया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, उसमें ही मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो मर्जर वाला या ये जो इस तरीके से इस्तीफा देके जो शामिल होते हैं, इस वाले मामले को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से इन्होंने गली निकाल ली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीएसपी के जो विधायकों का मर्जर हुआ है, ये पिछली बार भी हुआ था 2008 में भी, और 5 साल तक स्पीकर ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और इसी तरीके से ये जो इस्तीफा देने वाला जो ट्रेंड चलाया है, जो कर्नाटका से लेकर के मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। राखी राठौर जी, आपकी सरकार तो बहुत तेजी से काम कर रही है केंद्र में, और काफी रिफॉर्म्स भी लेकर आई है। ये रिफॉर्म आपको नहीं लगता बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र विकास जी भी कर रहे हैं, प्रशांत जी भी कर रहे हैं? तो क्या आप ये अपनी पार्टी में इस मुद्दे को उठाएंगी? जी, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि जिस पार्टी की तरफ से मैं आती हूँ, जिस आइडियोलॉजी को मैं लेकर के जाती हूँ, उस आइडियोलॉजी को मैं आगे मेरी जो पब्लिक मुझे वोट देती है वो उसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देती है। और बिल्कुल मैं निश्चित तौर पे इससे सहमत हूँ, इस बात से कि उसी के साथ मुझे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए फॉर द 5 years, जब तक कि मैं वहाँ पे अपने विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर हूँ।
तो निश्चित तौर पे ये बात होनी चाहिए। जो नेतृत्व है वहां तक हम लोग जरूर इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, अभी आपकी सरकार भी हमेशा से यही बात कहती आई है कि भाई कार्यपालिका का जो क्षेत्र है उसमें कोर्ट दखल अंदाजी ना करे, पॉलिसी मैटर्स हैं, तो यहाँ पर भी तो विधायिका और न्यायपालिका का टकराव है। क्या आप इस मैटर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू के तौर पर नहीं देख पा रही हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले कोर्ट जाने की बात जो है, जब जाएंगे कोर्ट के अंदर कोई बात कही जाएगी। आप जानते हैं अच्छे से न्यायपालिका का काम कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल जहां पर भी आ जाता है तो न्यायपालिका सीन में आती है। इस केस में भी जब गए हैं, सब लोग पहुंचे हैं वहां पर, तो हाईकोर्ट अपना काम करेगी। पहले से ही ये होना चाहिए था ना कि अगर हाईकोर्ट के पास में इस बात की पावर्स नहीं थी कि वो उस तरह की कार्रवाई को सुन सके या एंटरटेन कर सके, तो उसी समय जाना चाहिए था। तो ये क्लैरिटी तो सब जगह होनी ही चाहिए। अच्छा, नहीं, लेकिन आप ये मानती हैं कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से आज स्पीकर सीपी जोशी ने जिक्र किया? जी बिल्कुल, 100% बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई 3-4 दिन से चल रही थी, वो 2 दिन इंतजार कर रहे थे, तब तक उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि ये पिटिशन जो है ये हाई कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने ऐसी का रुख किया, तो लगता है देख करके कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। और जैसा अच्छा, मतलब आपकी बातों का मतलब मैं ये निकालूं कि कहीं ना कहीं विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति आपको इस वक्त नजर आ रही है। विकास जी, अब ये मुझे बताइए, कोर्ट में जब ये मैटर जा चुका है, कब हियरिंग होगी खैर हमें भी नहीं पता, लेकिन जब भी हियरिंग होगी तो कोर्ट इसमें किस तरह से इसको समझेगा, सुनेगा, क्या ग्राउंड्स होंगे जिनको लेकर वो फैसला देगा? देखिए, अगर कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है मेरे हिसाब से आज के दिन में भी, तो शायद सिर्फ लिमिटेड इस ग्राउंड पे हो सकता है कि अगर उनके रूल में कहता है कि इतने दिन की नोटिस देनी चाहिए, तो वो आपने नोटिस का वो पीरियड नहीं दिया है। लेकिन वो भी मेरे हिसाब से क्योतो हिलो के बाद वो जुरिस्डिक्शन भी हाईकोर्ट से ले लिया गया, क्योंकि ये सब ग्राउंड जो है वो फाइनल ऑर्डर के बाद ही आप ले सकते हैं, और इस समय हस्तक्षेप करना हाईकोर्ट के लिए बिल्कुल लाजमी नहीं होगा और एक तरह से जुडिशियल इनडिसिप्लिन होगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर दी है, जैसे इलेक्शन में आप देखते हैं, रोज इलेक्शन में होता है, सुप्रीम कोर्ट ने 54 में कहा पुन्नु स्वामी में कि इलेक्शन जब तक खत्म नहीं होता, इलेक्शन पिटिशन से ही चैलेंज कर सकते हैं, चाहे कोई भी इलीगैलिटी हो जाए। तो उसी तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और कोई कोर्ट इंटरफेयर, हाईकोर्ट भी इंटरफेयर कभी नहीं करता। इसी तरह से ये डिसिप्लिन हाईकोर्ट को मेंटेन करनी चाहिए कि कोई भी इलीगैलिटी हो, चाहे नोटिस की कमी हो या कोई मेरिट्स की कमी हो, या उनका ये अधिकार है कि नहीं है इस स्टेज में करना, जब उन्होंने फॉर्मली रिजाइन नहीं किया है, वो सारी बातें आप एंड में ही उठा सकते हैं। फाइनल ऑर्डर के बाद, इंटरिम ऑर्डर के बाद के लिए आप नहीं जा सकते। आप स्पीकर के राइट को डिसाइड करने के राइट को आप रोक नहीं सकते। ये बड़ा क्लियर लॉ आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट से सेटल है, और मेरे हिसाब से हाईकोर्ट इसको बिल्कुल भी इसमें टच नहीं करना चाहिए पिटिशन को, और इसको एंटरटेन करके 5 दिन रखना, 6 दिन रखना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये अपने आप में पहला मैटर है और देखना होगा इसे कोर्ट किस तरह से सेटल करती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही, वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।